गीता अभी भी अपनों को तलाश कर रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि वो लगातार इस कोशिश में लगी रहती है कि किसी तरीके से वो अपनों तक पहुंच पाए। उसके लिए वो क्या क्या कोशिशें करती है, कैसे वो अपनी बात दूसरों तक पहुंचाती है, आइए आपको दिखाते हैं। गीता न कुछ बोल सकती है और न ही कुछ सुन सकती है। पूजा करने के लिए दूसरी जगह गई थी, लेकिन अपनों से दूर पाकिस्तान में उसका मन कैसे घुटता है, इसका अंदाजा उसके चेहरे और हाव भाव से लगाया जा सकता है। अपनों की याद उसे सालती है तो घर नहीं लौट पाने की बेबसी उसे जीने नहीं देती। घर वालों को याद करते करते उसकी आंखें भर आती है। 15 सालों से गीता दर्द और बेबसी के साए में अपनी जिंदगी बिता रही है। सीमा पार पाकिस्तान में उसे प्यार और अपनापन तो खूब मिला, लेकिन नहीं मिला तो उसे अपने माँ बाप और भाई बहन का साथ। माँ की यादें अब भी उसे हर पल रुलाती हैं। याद नहीं है, अपनी अम्मी की याद आती है, मगर चेहरे मुझे कुछ याद है, कुछ नहीं याद है। मगर ये है कि मुझे चेहरे याद है। हाँ, तेरे चेहरे याद है। हाँ। वो नहीं है कि मैं यहाँ पाकिस्तान आई हूँ ना, तो यहाँ के जहन जो है ना मेरा वो नहीं। कह रही है मैं बड़ी हो गई हूँ, शायद उनको मुझे मेरा चेहरा याद ना हो, लेकिन मुझे इनके चेहरे याद है। अपने भाई बहनों को याद कर भी गीता की आंखें भर आती हैं। 15 साल बीत जाने के बाद भी गीता अपने परिवार के बारे में एक एक बात बारीकी से बताती है। इसे पूछे कि इसके भाई बहन कितने और कौन सबसे ज्यादा याद आता है। कितने भाई, भाई जो है ना मेरे 3 बड़े हैं, मेरे से उनसे मेरी बड़ी दोस्ती है। और जो बड़ा भाई है, सारे भाई जो है ना वो 4 भाई हैं घर में मेरे कुल। एक बड़ा भाई है, 3 छोटे भाई हैं। टीवी पे लोग देख रहे हैं यहाँ। बीते कई सालों से एधी फाउंडेशन में गीता का आशियाना है, जहाँ उसे प्यार और अपनापन के साथ जरूरत का हर सामान मुहैया कराया गया। मेरा जो इतने अपनी मदर की जगह है, वो प्यार करती है ना बहुत ज्यादा, तो कह रहे हैं यहाँ क्यों नहीं रहती। कहती है नहीं, मैं नहीं यहाँ नहीं रहती। यहाँ पे नहीं रहना, वहाँ पे जाना। बात दिल यहाँ पे नहीं लगता। अल्लाह करे। गीता की उम्मीदें इस कदर टूट चुकी हैं कि टीवी चैनलों पर चल रही मुहिम पर भी उसे कम ही भरोसा है। कह रहे हैं टीवी पे बता रहे हैं कि टीवी पे देखेंगे घर वाले, इसके भी देखेंगे, शायद उनको इसका चेहरा याद हो और ये उसको बुला लें उसको वहाँ। मेरा दिल जो है ना वो नहीं होता है। घर पे वहाँ पे टीवी है? कह रही है मेरे घर पे टीवी है। देखते तुम्हें देखेंगे पहचान लेंगे। गीता का भोलापन और सादगी लोगों का दिल जीत लेती है, लेकिन उसे तो बस अपने घर लौटना है, अपने माँ बाप के पास, अपने भाई बहन के पास। टीम न्यूज़ नेशन। गीता की इन चुलबुली हरकतों को देखकर आशा जी ये समझने का मन करता है कि क्या वाकई में कोई बोल न सके, कोई सुन न सके, लेकिन इस तरीके से चुलबुलाहट से अपनी बातों को सामने रख सकता है। कितना आसान या मुश्किल, क्या पढ़ पा रही थी आप अभी जो कुछ आपने देखा? मेरे ख्याल से आसान है किसी को समझना, क्योंकि अगर हम ऐसी चीज से गुजरे भी तो कभी कभार हम भी बोल नहीं पाते अपनी बात, तो हम कुछ अपने तरीकों से या इशारों से ही हम किसी को बताते। वैसे ही तरीके से गीता अपनी बात बताने की कोशिश कर रही है हमें। और क्या समझ पा रही हैं आप, मतलब वो क्या बोलने की कोशिश करती है? उसकी साइन लैंग्वेज को हम तो नहीं समझ पाते, शायद आप बेहतर समझ सकती हैं। गीता तो यही बोल रही है कि उसको अपने घर वापस जाना है जी, और फिलहाल तो उसको अभी याद नहीं है कि उसकी मम्मी पापा कैसे लगते हैं। जब वो छोटी थी तब उसको ज्यादा याद था। थोड़ा अपना घर के आसपास की जगहों के बारे में बता रही है, कैसे रास्ता है, क्या है वहाँ पे, एक अस्पताल है। तो इशारों में तो इतना ही बताया अब तक। अपने भाई बहनों के बारे में भी बताया। बिल्कुल जाहिर सी बात है, 6 से 7 साल की एक बच्ची के लिए इतना कुछ याद रख पाना अपने आप में बड़ी ताज्जुब की बात है। लेकिन हम एक बार फिर अपील कर रहे हैं अपने तमाम दर्शकों से, अगर कहीं भी कोई मिलता जुलता भी कुछ इस तरह से पता चले ताकि हम
गीता उर्फ गुड्डी को उसके घर पहुंचा सके, हमारी मदद कीजिए, फोन कीजिए, हमें एसएमएस कीजिए या फिर हमारी ईमेल आईडी पर वो तमाम जानकारी लिखिए और हम आपके जरिए गीता को वहां पहुंचाने की जरूर कोशिश करेंगे। यहां पर रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, तुरंत वापस आ रहे हैं। गीता की कहानी के साथ साथ हम सलमान का जिक्र भी करेंगे, उनके माता पिता हमारे साथ मौजूद हैं। बने रहिए, ये खास कवरेज जारी है। दिन भर हम आपके साथ इस मुहिम के साथ जुड़े रहे कि गीता यानी कि गुड्डी को कैसे उसके घर वापस लाया जाए। पाकिस्तान में पिछले 14 सालों से गीता रह रही है। 6 या 7 साल की उम्र में गीता पाकिस्तान गलती से पहुंच गई। कैसे पहुंच गई इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। कुछ लोगों का यह मानना है कि अटारी बॉर्डर के पास गीता यानी कि गुड्डी मिली थी और समझौता एक्सप्रेस ट्रेन से वो वहां पहुंच गई थी, लेकिन कैसे इसके बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। लेकिन अगर गुड्डी की जबानी माने तो शायद वो रास्ता भटकते भटकते पहुंच गई थी सीमा पार और फिर एक पुलिस वाले ने पकड़कर उसे शेल्टर होम में पहुंचा दिया था। कैसे गीता पहुंची यह हम नहीं जानते। वास्तविकता लेकिन यह है कि गीता को याद है कि उसका घर कहां पर है, लेकिन पूरा एड्रेस नहीं पता। उसके माता पिता की शक्लें याद हैं, लेकिन नाम नहीं पता। उसे खुद अपना नाम भी पूरा याद नहीं है। हां, इतना वो जानती है कि वो गुड्डी है, लेकिन गीता उसका दिया हुआ नाम है। जाहिर सी बात है वो हिंदुस्तान आना चाहती है, वो हिंदुस्तान आके शादी करना चाहती है, घर बसाना चाहती है, पाकिस्तान में नहीं रहना चाहती। लेकिन आए तो कैसे आए, उसका घर का पता तो चले। इसलिए न्यूज नेशन इस मुहिम में जुटा है कि अगर आप उसके घर का पता लगाने में हमारी मदद करें तो हम हिंदुस्तान की बेटी को पाकिस्तान से हिंदुस्तान लाने में सफल रह सकते हैं। इस बाबत विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान में भारतीय उच्चायुक्त को कराची भेजकर गीता से मिलवाया भी है। अब इस मुलाकात के बाद क्या निकलता है ये शायद कल बेहतर तरीके से पता चल पाएगा। लेकिन इस बीच हम आपको यह बताना चाहते हैं कि गीता पल पल हिंदुस्तान की याद करती है। वो अपने देश लौटना चाहती है। सबसे बड़ी बात यह है कि अपने संस्कारों को उसने अपने दिल में ऐसे संजो रखा है जैसे कि शायद हम और आप ना हो। और जिस तरीके से उस चैरिटी होम में जिसे फैजल ईदी और बिल्किस ईदी चला रहे हैं, ईदी फाउंडेशन में जिस तरीके से उसे रखा गया है, काबिले तारीफ है। आप जरा सोचिए कि एक इस्लामिक घर में, एक मुसलमान के घर में मंदिर बनाया जाता है, वहां पूजा करने के लिए भगवान की तस्वीरों को रखा जाता है और उसके बाद गीता हिंदुस्तान की बेटी वहां पूजा करती है सुबह शाम। इससे बेहतर मिसाल इंसानियत की और क्या हो सकती है। हम सबों को इसे सीख लेनी चाहिए। आइए आपको दिखाते हैं गीता अपना दिन कैसे बिताती है। कह रही मैं फिर दिखाऊंगी जब मुझे इंडिया लेके जाऊंगी। मैं कोशिश करूंगी। बोले तुम दुआ करो, दुआ दुआ से थक गई है। थक गई है, दुआ कर कर थक गई। साल 2012 में बिल्किस गीता को अपने साथ ईदी फाउंडेशन में ले आई थी, लेकिन गीता का मन कहीं रमता था तो वो था केवल भगवान की तस्वीरों में। गीता की ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि कैसे उसे अपने देवी देवताओं की पूजा करके खुशी और मन का चैन मिलता है। तुम मंदिर दिखाओगी, ऊपर चले। ने मुझे देख लिया, पकड़ लिया। तो मुझे पुलिस वाले ने पकड़ लिया, देख लिया। मैं जा रही थी, मुझे वहाँ लेके जाओ, वहीं पे लेके जाओ मुझे मंदिर में। मैं पुलिस वाले ने जहाँ मुझे पकड़ा था ना, जहाँ पे पुलिस वाले ने पकड़ा था, मुझे वहाँ लेके जाओ। यहाँ पे हम आपको बार बार शॉर्ट्स दिखा रहे हैं जहाँ पे ये होती है, खुश होती है जिस जगह। और फैसल भाई इसके लिए लाए भी थे। इनका जो वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं किस तरह इसने अपना मंदिर बनाया है। ईदी फाउंडेशन में उसकी देखभाल करने वाली बिल्किस ईदी खुद उसके लिए देवी देवताओं की मूर्तियां लेकर आई थी। घर के एक कोने में बनाए गए मंदिर में गीता अक्सर प्रार्थना करती है। पिछले 14 सालों से पाकिस्तान में रह रही गीता रमजान के दौरान फाउंडेशन में रहने वाली और महिलाओं के साथ रोजा भी रखती है और नमाज भी पढ़ती है। बिल्किस ईदी के मुताबिक कई बार उन्होंने पूजा करते हुए गीता की आंखों से आंसू निकलते भी देखे हैं। थक गई है, दुआ कर कर थक गई। अभी भी इसको दुआ करो। ये को है नहीं, दुआ समझे। दुआ नहीं समझ आ रही, वो इसको ये समझ आ रही है। तुम हम चले जाएंगे। ऊपर मैंने बनाया, मैंने ऊपर बनाया। अच्छा, ये मैं आपको बताऊं कि नमाज भी पढ़ती है, रोजे भी रखती है। नमाज में बहुत रोती है। कोई भी इबादत का मौका नहीं जाने देती और हर इबादत के बाद यही दुआ करती है कि मैं घर जाऊं। गीता ने अपनी खुद की इशारों की भाषा इजाद कर ली है।
और इशारों के जरिए वो बताती है कि उसे मांस खाना पसंद नहीं है, क्योंकि इससे उसके देवता नाराज हो जाते हैं। पाकिस्तान में 14 साल तक रहने के बावजूद गीता ने आज तक अपने नियम और कायदे नहीं छोड़े हैं। हमारे पास ये पड़ोसी मुल्क की अमानत है, इसमें हमने कभी खयानत नहीं की। इसके मजहब को हमने नहीं छेड़ा, इसको हमने कुछ नहीं किया। ये यहाँ पे गोश्त नहीं खाती और ये अपने लिए सब्जी बनाती है। कटा हुआ जानवर नहीं खाती। कटा हुआ जानवर नहीं ये कहती गोश्त नहीं खाती है, बिल्कुल नहीं पसंद। सब्जी खाती है, मारेंगे अब हम मारेंगे। इबादत करते हैं। चावल खाते हैं, चावल, गोश्त नहीं खाते। न्यूज नेशन की मुहिम देश की मुहिम बन चुकी है। करोड़ों उम्मीदों को खुशनुमा पल का इंतजार है और दुआ ये कि बिछड़ी गीता किसी तरह खिलखिला उठे। टीम न्यूज नेशन। गीता के हंसते हुए इस चेहरे को देखिए और हम एक बार फिर आपसे यही अपील करना चाहेंगे, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी करना पड़े, बजरंगी भाईजान बनने पड़ा या कुछ भी करना पड़े, लेकिन साहब इस लड़की को, इस हिंदुस्तान की बेटी को उसके घर जरूर पहुंचाइए। और इसके साथ साथ हम आपके सामने एक और ऐसी ही कहानी लाकर रहे हैं, सलमान की कहानी। एक ऐसा बच्चा जो आज पाकिस्तान में है। सलमान के माता पिता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अलीगढ़ में पैदा हुआ सलमान, आज उसे एक बजरंगी भाईजान का इंतजार है कि किसी तरीके से वो पाकिस्तान से हिंदुस्तान वापस आ सके। और वाकई में ये एक बहुत बड़ी, बहुत मेहरबानी होगी हर किसी की कि अगर हम ऐसे बिछड़े परिवारों को एक दूसरे से मिला सकें। हमारे साथ सलमा जी भी हैं और हाफिज विकार अहमद साहब भी हैं। सलमा जी, गीता की कहानी को देखकर आज सलमान की याद बहुत ताजा हो रही होगी आपके। लग रहा है कि इसी तरीके से अगर लोग आपके सलमान के लिए भी मेहनत करने लगे तो शायद उसे भी पाकिस्तान से ढूंढकर हिंदुस्तान लाया जा सके। बस मैं चाहती हूँ जैसे गीता के लिए कोशिश हो रही है, मेरे सलमान के लिए वैसी कोशिश हो जी। और गीता भी अपने घर वालों से मिल जाओ, मेरा बच्चा भी हमारे पास आ जाए। कैसे सलमान बिछड़ा आप लोगों से, कहाँ कैसे पहुंच गए पाकिस्तान? अलीगढ़ से पाकिस्तान तो बड़ा दूर है। हाँ जी, वो मेरे साथ गया था, मैं अपनी अम्मी के यहाँ गई थी जी। तो मेरे साथ था वो, और एक छोटा बेटा और था मेरे साथ जो मेरी गोद में गया था। जी। तो वहाँ में कुछ अरसा रही और उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि जो बेटा मेरा यहाँ बड़ा वाला यहाँ था इंडिया में जी। उसकी बीमारी की खबर पहुंची मेरे पास, तो मैं परेशान हो गई वहाँ बहुत ज़्यादा। जी। और मैं अकेली होने की वजह से 2 बच्चों को अपने साथ नहीं ला सकती थी, मेरे शौहर मेरे साथ नहीं थे, तो बहुत परेशान थी मैं किस तरह 2 बच्चों को लेकर पहुंची यहाँ से, क्योंकि वो भी 2-2.5 साल का ही था सलमान और ये छोटा बच्चा मेरी गोद में था, ये 3-4 माह का था। जी। तो बहुत मजबूरी का मसला आ गया था और इसी मजबूरी के तहत वो बच्चा वहाँ रह गया। मेरे घर वालों ने कहा कि इसको तुम छोड़ जाओ हमारे पास, मेरी अम्मी ने कहा, बहनों वगैरह ने कहा कि छोड़ जाओ उसको, इसे हम संभाल लेंगे और जब हम अगली दफा आओ तो फिर इसको तुम ले जाना आकर। जी। इसी वजह से फिर वो रह गया और मैं छोटे वाली लड़कियों को लेकर आ गई यहाँ पर। तो क्या आप दोबारा जा नहीं पाई? मैं गई थी 93 में। जी। तो वापस आने में दिक्कत कैसे आ गई? 93 में गई थी, इसको लेकर फिर मैं गई थी जी 95 में। अच्छा। तो 95 में वो हमें देखकर पहचाना नहीं था। तो यहाँ एक बात समझ में नहीं आ रही कि आप वापस क्यों नहीं ला सकती हैं? सलमान को वापस क्यों नहीं ला सकती, क्या दिक्कत है? नहीं, मैं बता रही हूँ आपको, जब वो छोटा था ना जी तो वो तो हमें पहचान ही नहीं पा रहा था जी। वो अपने नाना नानी को ही अपना माँ बाप समझता था जी। तो हमें पहचाने नहीं था। तो हम गए थे 95 में, जी। मेरे शौहर गए थे, मैं गई थी और मेरी बच्चियां भी गई थी साथ में, तो हमें देखकर पहचाना नहीं। हाँ। तो यूँ हमें उसको फिर मजबूरी छोड़कर आना पड़ा। अच्छा। जो वो नाना नानी को अपना माँ बाप समझता था और उन सब लोगों को अपना समझता था और हमसे डरता था बहुत, हमारे करीब भी नहीं आता था। अच्छा। तो इसी वजह से फिर हम उसको छोड़कर आ गए। घर वालों ने कहा कि इसको छोड़ जाओ, अभी ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, समझ जाएगा जी। तो इसको आगे ले जाना, ये तो अभी जाने को तैयार ही नहीं है। तो अब आपकी बातचीत होती है क्या सलमान? हाँ होती है, बातचीत होती है फोन पर, बहुत रोता है वो और कहता है कि मुझे बुला लो यहाँ से, किसी तरह से भी मुझे यहाँ से बुलाओ जी। और मैं परेशान हूँ और सबसे मिलना चाहता हूँ, अपने घर वालों के साथ रहना चाहता हूँ। तो हाफिज साहब, अड़चन कहाँ है, दिक्कत कहाँ है? अड़चन दिक्कत ये आ रही है कि
उसके बाद में ये नहीं गई। फिर ऐसा हुआ कि 1999 के अंदर मैं पाकिस्तान गया जी। तो मुझसे भी मतलब ये कि हटने लगे कि भाई मेरे अम्मी अब्बू तो ये नाना नानी हैं। तो मैंने कहा भाई ये तो मसला बड़ा ख़राब हो जाएगा, जिनको सन 2001 से पासपोर्ट इश्यू होने जा रहे हैं, परेशानी इस वक्त तो जा सकता है ये बच्चा। उधर मतलब ये कि इनकी नाना की हालत देख कर मुझे ये हुआ भाई मेरे खुसर भी हैं और वो मतलब ये मामू जान भी हैं जी। तो बोले भाई ऐसी कोई बात नहीं है, आप अगले दफ़े ले जाइएगा। ये समझने लगे, लिहाजा मैंने चला आया। उसके बाद में रास्ते की परेशानी की वजह से रास्ते कुछ दिन के बंद हो गए, तो फिर मैं सन 2006 में गया। अच्छा। सन 2006 के अंदर वो समझदार हो चुके थे जी। और मतलब ये कि वो तड़पने लगे थे। जब हम सन 2006 में पहुंचे जी तो उनसे हमारी बातचीत हुई तो हमें पहचानने लगे वो। अब मसला ये है कि भाई मैं तो अम्मी अब्बू के संग रहूंगा, अब मेरी माँ बहन पूरी फैमिली इंडिया में रहती है और अब्बू मैं आपके साथ जाऊंगा। तो मैं कि भाई अब तो मसला बड़ा टेढ़ा हो गया। बोले क्यों? कि मैं सन 2001 से पासपोर्ट इशू हो चुके हैं, ये तो अम्मी के संग मेरे संग पासपोर्ट में आ गए। अब ये मतलब परेशानी मेरे सामने, मैं पाकिस्तानी अपने बच्चों को बनाऊंगा नहीं। अगर यहाँ मैं पाकिस्तानी पासपोर्ट हासिल करता हूँ तो वहाँ तो मैं नहीं रख पाऊंगा इसको। वहाँ लोगों से मिला, वकीलों से मिला, तो बोले भाई आप ऐसा करिए कि इस बच्चे को पाकिस्तानी तो खैर बनाना मुश्किल है क्योंकि आपको यहाँ गवर्नमेंट इजाज़त देगी नहीं जी। आप किसी भी तरीके से इंडियन प्रूफ लेकर आइए आप जी। मैं इंडियन प्रूफ लेने के बाद में ही आपका मसला हल हो सकता है। बिल्कुल। मैं लिहाजा चला आया। यहाँ चला आने के बाद में मैं डायबिटीज शुगर सन 2012 में, फिर एक मिनट रुक जाओ। तो उसके बाद में मेरे दोस्तों ने ये मशवरा दिया मुझे, एसएम कयाम साहब, सलीम मुख्तार ने, मेरे दोस्त से बहुत करीबी जी, दैनिक जागरण से हैं सलीम मुख्तार। तो ये बोले भी ऐसा करो, इस केस को मीडिया में लाइए आप, क्योंकि बच्चा हो गया 18-20 साल का। तो मैंने कहा भाई ठीक है, बेहतर है। बोले मीडिया ही के जरिए आपका बच्चे को ला सकते हैं, वरना और कोई रास्ता नहीं है। लिहाजा मैंने मीडिया में देना शुरू कर दिया, अखबारों में। उसके बाद में मतलब ये कहने का, उसी पीरियड में सलमान खुर्शीद साहब को पूरी फाइल मैंने उनके पीए को पहुंचाई जी, उसी पीरियड। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि ये फाइल वहां तक पहुंच जाएगी, आपको नहीं मिल सकते। मेरे साथ 5 मिनट में मिलवा दी, सिर्फ हम दोनों आए हुए हैं, ये ऐसे ऐसे मसला है मेरे। मसला अभी पासपोर्ट का फंसा हुआ है। हाँ, वो पासपोर्ट के ही मसले पे तो मैं गया हूँ वहाँ पर, जब भी तो मुझे बताया। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि आपके पास बर्थ का प्रूफ, तो बर्थ का प्रूफ तो होगा ना, जिससे मेरे पास बर्थ का प्रूफ भी है और मेरे पासपोर्ट में चढ़े हुए वो भी है मेरे पास, और राशन कार्ड की कॉपी में भी है मेरे पास। ये सारे प्रूफ मैंने पहुँचा दिए वहाँ पर। उन्होंने कहा कि ऐसा करिए, हम ये सारे प्रूफ आपके एम्बेसी पहुंचाते हैं जी। इंडियन एम्बेसी, एक कमल शर्मा है अमर उजाला के अंदर, वो वहां पर पहुंच गए। वहां से फोन ये आता है भाई आपके पूरे प्रूफ आ चुके हैं, आप सलमान के बारे में तुरंत हमसे आगे मिलिए जी। हाफिज वकार साहब बोले, मुझे अमर उजाला से फोन आया कि आप फौरन जाइएगा और आपका मसला हो जाएगा। मैं एम्बेसी पहुंचता हूँ। एम्बेसी मैंने पहुंचने से पहले मैं पाकिस्तान पहुंचा। एक्चुअली मुझसे गलती ये हो गई कि मैंने इस्लामाबाद का वीज़ा नहीं लिया। अब मैं कराची में जहाँ मेरी एंट्री हुई तो बोले भी आपका इस्लामाबाद का वीज़ा तो आपका है नहीं जी। तो लिहाजा बड़ी मुश्किल हो जाएगी आपको, तो मेरा किसी भी तरीके से मुझे इस्लामाबाद पहुँचना है बच्चे को लेकर, ये मसला है मेरे बच्चे का। अच्छा। तो उन्होंने मेरे जरिए करके मुझे वहाँ की 15 दिन की अनुमति दिलवाई जी। मैं इस्लामाबाद बच्चे को लेकर पहुँचता हूँ इंडियन एम्बेसी में पहुँचा तो ये मेरे साथ थे। मैं साहब मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और मेरी आपके पास सारी फाइल आ चुकी है। बोले हाँ, आपकी फाइल हमने पढ़ ली है, उसमें ऐसा है कि हम इनको एनएससी दे सकते हैं, एनएससी द्वारा ही आप इनको ले जा सकते हैं, लेकिन इससे पहले हम इनकी इंक्वायरी कराएंगे कि 19-20 साल ये किस यहाँ पर रहे, क्यों रहे, किस तरीके से रहे, क्योंकि सारी चीज़ें मैं लिख चुका हूँ। मेरी ज़बानी चाह मेरी ज़बानी सुन लीजिए आप। लिहाजा आपके कहने पर आया हूँ। अब अगर आपने मायूस लौटाया तो मैं तो अपने बच्चे से बिछड़ जाऊँगा जी। अब मुझे आप मायूस मत लौटाइएगा, सारी चीज़ पढ़ ली है, मैं मौजूद हूँ, बच्चा आपके सामने मौजूद है। तो बोले भाई ठीक है, हम अंदर हाई कमिश्नर साहब से मिल के आते हैं। हाई कमिश्नर साहब के पास मिलने गए, आधे घंटे के अंदर वापस आए। वापस आने के बाद ये बोले कि भाई आपका बच्चा जो है नहीं जा सकता, आप पाकिस्तानी पासपोर्ट से ले जाइए, हम वीज़ा लगा देंगे। तो मैं एक्चुअली एक तो मेरी वाइफ पाकिस्तानी है, उनकी अभी नागरिकता का चल रहा है मसला, अब एक इस बच्चे की फाइल चलेगी तो मैं मर जाऊंगा। कागजी अड़चनों में आपका बेटा अभी भी पाकिस्तान में इसी वजह से फंसा हुआ है। जी। हम यहाँ पर रुक रहे हैं कुछ देर के लिए। जरा देखिए कि सरकारें किस तरीके से चलती हैं और शायद इंसानी रिश्ते कहीं पीछे छूट जाते हैं
और कागज कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। हम लगातार बने हुए हैं गीता की खबर पर। गुड्डी के बारे में लगातार आपसे हम बातचीत कर रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ, तुरंत वापस आ रहे हैं। गीता की कहानी हम लेकर हाजिर हैं और साथ साथ आज एक और कहानी सलमान की, जो कि आज पाकिस्तान में है, बिना किसी पेपर के रह रहे हैं। और ऐसे में पाकिस्तान से हिंदुस्तान वो कैसे आए, इस जद्दोजहद में उनके माता और पिता लगातार लगे हुए हैं। गीता की कहानी अलहदा नहीं है, जैसा कि हमने आपसे कहा, लेकिन आइए कुछ गीता की तस्वीरें आपके सामने फिर से दिखाते हैं, क्योंकि जरा वक्त की कमी है और हम अपनी इस विशेष कवरेज को शायद कुछ देर में खत्म करना चाहेंगे। लेकिन जो गीता की तस्वीरें हैं उन्हें देखकर आशा जी आप क्या कह सकती हैं? आप अगर इनकी शख्सियत को बयां करना हो तो आप इसे कैसे बयां करेंगे? हाँ जी, वो अभी किसी के कपड़ों के बारे में बात कर रही है कि वो कैसे पहनते थे। अब डिस्क्राइब करना चाह रही है कि जैसे उन्होंने कुछ पहना है वैसी उसी कलर में वो पहना था जी। और वैसे मतलब आई थिंक साड़ी की बात कर रही है, पर फिर कह रही है कि साड़ी जैसे लपेटते वैसा नहीं है, लेकिन कुछ और पहना हुआ था जी। शायद अपनी माँ के बारे में बता रही है। हाँ जी, शायद अभी बोला उन्होंने ना थोड़ा सा कि हाँ। माँ बोल रही थी जी। फिर शायद अब ऊपर के कपड़े के बारे में बोल रही है। चेहरे को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि हाव भाव बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं। हाँ, थोड़ा सा तो है। कोशिश बहुत कर रही है बताने की सबको कि वो क्या कहना चाह रही है, समझ नहीं आ रहा किसी को, लेकिन वो कोशिश कर रही है। आशा एक बात बताइए, हाँ, एक ऐसा व्यक्ति जो कि न बोल सके न सुन सके, अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाए तो कैसे पहुंचाए, और वो भी एक 6-6.5 साल या 6-8 साल की बच्ची जो कि अपनों से भटक गई और फिर पुरानी यादों को लेकर दूसरों को समझाने की कोशिश करती है। ऐसे बच्चे के लिए तो थोड़ा मुश्किल ही है, लेकिन साइन लैंग्वेज होता है उन लोगों के लिए जो बोल सुन नहीं सकते। ये उन्हीं की भाषा है जिसमें से थोड़ा बहुत गीता को आता भी है। वो जब मम्मी करती है, जब पापा करती है, ये पूरा हमारा साइन लैंग्वेज ही है जी। तो उनको तो आता ही है, बट वो अगर थोड़ा सा कम्युनिटी में ले आते तो वो थोड़ा सीख जाती और शायद तब अच्छी तरह अपने आप को एक्सप्रेस भी कर पाती। बिल्कुल। सलमा जी, वक्त हमारे पास बहुत कम है। अपनी बेटी की याद आपको बहुत सताती होगी जी, बहुत ज्यादा। लेकिन एक अपील अगर आप आज करना चाहें, हो सकता है कि शायद आपकी अपील पाकिस्तान की सरकार ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के भी कुछ हुक्मरानों तक पहुंचे और आपके बेटे को लाना चाहें, क्या कहना चाहेंगे आप दोनों? यही अपील करूंगी जी। सुषमा जी से भी यही कहूंगी कि जिस तरह से उन्होंने हाई कमिश्नर को भेजा इंडिया के कराची में गीता से मिलने के लिए, इसी तरह से वो मेरे बच्चे के लिए भी उनको भेजें। तो इंडियन हाई कमिश्नर मेरे बच्चे के लिए वैसी कोशिश करें जैसे उसके लिए कर रहे हैं। बहुत शुक्रगुजार होंगी उनकी। मैं बहुत परेशान हूँ अपने बच्चे की वजह से। मेरे बच्चे वहाँ बहुत बीमार है, वो बहुत रोता है, बहुत याद करता है, सबको यहाँ आना चाहता है। हम अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से मोदी की तरफ ने कहा उठाकर देख रहा हूँ कि हम जैसे बिछड़े माँ बाप के लिए हमारी तरफ निगाह करें और हमारी गोद में हमारा बच्चा डालने में क़यामत तक उनका एहसान नहीं भूलूंगा। और मैं सुषमा जी से भी ये अर्ज करना चाहता हूँ, मेरी आवाज़ पहुँच रही है उन तक, क्योंकि वो एक माँ है, एक माँ की तड़प को समझ सकती हैं। और जो हमारे इंडियन एम्बेसी के हाई कमिश्नर साहब आज कराची पहुँचे हुए हैं, तो मेरे मसले पे भी नजरसानी डलवा दें ताकि मेरे बच्चे का मसला भी हल हो जाए। और मेरी बेटी गीता को इंडिया लाने में मैं बड़ी खुशी होगी, अपने माँ बाप से मिलेगी वो, इसी तरह मेरा बच्चा ही मुझसे मिल जाएगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। वरना मुझसे अब मैं इतना उम्र गुजार चुका हूँ कि मैं शायद अगर अपनी जिंदगी में अपने बच्चे से नहीं मिल सका तो मेरा बच्चा मुझे जिंदगी में माफ नहीं कर पाएगा। आपके जज्बे को हम बहुत समझते हैं और हमारी दुआएं आपके साथ हैं। हम उम्मीद करते हैं, हम इस कोशिश में रहेंगे जरूर कि आपके बच्चे को भी हिंदुस्तान आपके पास जरूर लाया जाए। ठीक वैसे ही जैसे न्यूज नेशन ने यह बीड़ा उठाया है कि गीता को उसके परिवार वालों से मिलाने की हम कोशिश करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार के तमाम आला अधिकारी न्यूज नेशन के जरिए आपकी बातों को समझ और सुन रहे होंगे, आपके जज्बात समझ रहे होंगे। आप सबों का बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मैं क्षमा चाहता हूं वक्त की कमी की वजह से हमें इस चर्चा को यहीं खत्म करना पड़ रहा है, लेकिन अगर गीता और सलमान जैसे लोग अपनों से मिल जाएं तो क्या इससे बड़ा काम मानवता का हो सकता है? विचार कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। लगातार देखते रहिए न्यूज नेशन।